Good morning, students. Now we are going to start with this chapter, next chapter from your geography. Seventh chapter: human environment, settlement, transportation, and communication. These are the basically the necessities. उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. सेटलमेंट कैसे होता है, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कैसे सेटल हुए. ट्रांसपोर्टेशन from one place to other place, how they go, that is transportation. Communication, सभी के पास आजकल मोबाइल है, तो टेलीफोन थे, पहले कबूतर से कम्युनिकेट करते थे, और आज we have fax, social media, and within few seconds we can, और earlier times में they were different. तो ये सब हमको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, now first of all, there will be these few words that I will be giving you. Okay, let's start with the chapter first. Human environment means those surrounding and conditions. Human environment का सबसे पहले मतलब क्या है? Surroundings and conditions which are related to the existence and the growth of the man. यानी उसके आसपास की जो वातावरण है उसके बारे में, वो कैसा है और कैसे वो उनकी ग्रोथ हुई. अर्लियर टाइम में हम लोग कैसा रहते थे, कोई कहता है कि केव्स में रहते थे, बट नाउ वी आर लिविंग इन हाउसेज, बिल्ट हाउसेज. देयर आर मल्टी स्टोरेज हाउसेज एंड मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, एज अ नेचर constitute of the biosphere, man has also influenced other realms of the earth. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस बायोस्फीयर क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंडीशन. तो मैन भी जो है इस बायोस्फीयर का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर कोई है तो ह्यूमन बीइंग का इन्फ्लुएंस है इस बायोस्फीयर, और उसने बाकी कई चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया. लाइक हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जंगल कम होते गए. ओके, एंड his own life is also affected by the physical elements of the natural environment. और हमारी लाइफ भी इफेक्ट हो रही है उसकी वजह से. However, due to his intellectual supremacy, कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ये सबसे इंटेलिजेंट जानवर है. ओके, एंड आई मीन हम भी एक एनिमल ही है. However, due to his intellectual supremacy, he has not only attained dominance, और हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमने कई दूसरी चीज़ों पे डोमिनेट कर लिया. इनफैक्ट हाथी जैसा इतना बड़ा जानवर है उसको भी हम लोग क्या बस में कर लेते हैं. वी कैन कंट्रोल हिम. इनफैक्ट शेर, टाइगर, ये नेचुरल सराउंडिंग में मिल जाए तो हमारा कोई मुकाबला नहीं, मगर इनको भी हमने पकड़ के केज में बंद किया. एंड वी हैव ओपन्ड अ जू जहाँ पे आप लोग जाके उनको देख सकते हो. Over other, but also have acquired the capacity to adapt the circumstances and change them to his own advantage. और आज हम जो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी अगर कहीं ठंड ज़्यादा हो जाए तो हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लोज करके और आग लगा के, हीटर लगा के वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर. और कहीं गर्मी हो जाए तो कूलर, एसी वगैरह लगा कर हम लोग वापस तो वो सर्कमस्टेंसेस में भी हम लोग अटैक कर लेते हैं. नो, तो जो तीन चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले थे, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. तो उसका फर्स्ट पार्ट है सेटलमेंट. ऑन स्टडीइंग द एरा ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वी फाइंड दैट इन एंशिएंट टाइम्स मैन लिव्ड एज एन अबोर्डिंग इन अ वैंडरिंग स्टेट. और जब इनिशियली थे हम लोग ऐसे ही घूमते, नोमैडिक्स थे, इधर से उधर घूमते रहते थे और पता नहीं कहाँ पे रहते, आज शाम कहाँ पे होगी, कल सुबह कहाँ होगी, ये पता भी नहीं था. ग्रेजुअली ही इन्वेंटेड कल्टीवेशन एंड स्टार्टेड अ मोर सेटल्ड लाइफ. ये घूमना क्यों होता था? बिकॉज फॉर ताकि खाना मिल जाए, और इसके लिए हम लोग घूमते रहते थे. मगर धीरे धीरे हमने कल्टीवेशन सीखा, दैट इज ग्रोइंग द क्रॉप को कैसे उगाया जाता है वो हमने सीखा, और फिर हम उसी जगह पे सेटल्ड हो गए जहाँ पे मोर सेटल लाइफ. ही सर्च फॉर सुटेबल प्लेस वेयर ही कुड बिल्ड हिज हाउस.
फिर हमने देखा पहले तो कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि कहाँ पे हम लोग सुटेबल जगह अपने रहने के लिए बना सकते हैं। अदर फैक्टर्स विच ही कंसिडर्ड फॉर हिज सेटलमेंट वर फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड सुटेबल लैंड। ये चीज़ों को भी हम देखते थे। इसीलिए कभी ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, तो जो एंशिएंट जो सिविलाइजेशन थी, दे वर नियर द रिवर, क्योंकि पानी एक बहुत आवश्यकता थी। पानी होगा तो सॉइल अच्छा होगा, खेती बाड़ी होगी और आपको वहाँ पे भोजन भी मिल जाएगा, क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा, और यू कैन नॉट गो एंड सेटल इन द हिमालयस, ये कोई करेगा नहीं, आपको नीचे प्लेन्स में ही रहना होगा। और ना ही आप कोई ऐसी गर्म जगह पे या समुद्र के एकदम किनारे पे जाके रहोगे जहाँ पे बाढ़ वाढ़ आ जाए, ऐसी भी जगह नहीं, प्रॉपर जगह, प्रॉपर लैंड वगैरह। द प्लेस विच फुलफिल ऑल दिस कंडीशन इज कॉल्ड साइट। और जो प्लेस इन सब कंडीशन को, यानी फेवरेबल क्लाइमेट, वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड सुटेबल लैंड, अगर इनको कंडीशन को अप्लाई करें एंड जो इन चीजों को फुलफिल करता है उसको कहते हैं साइट। ओके, मैन ट्राइड to organize his life through various discoveries like fire, metal, wheel, agriculture, etc. and develop the art of community living। और मैन ने सबसे पहले डिस्कवर की फायर। फायर कैसे? पहले पत्थरों को रगड़ के हम लोग फायर लगाते थे, इसके पहले कोई जानवर नहीं लगाते हैं, आज भी फायर से सब करते हैं। और फायर का यूज किया ह्यूमन बीइंग्स ने कि कैसे उस फायर का हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट। देन मेटल, कुछ मेटल्स का जैसे रॉक्स थे, उनमें से किसी ने, कोई जो पुराने थे, उन्होंने देखा कि इसमें कुछ पर्टिकुलर आवाज आती है, उनको उसने देखा एंड ही फाउंड द मेटल। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है वो है व्हील। विदाउट व्हील यू कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग, ऐसा कोई नहीं है। व्हील है, व्हील की वजह से वो खेती बाड़ी भी कर सके, इसके अलावा कम्युनिकेट भी कर सके। बुल्लक कार्ट से लेके एरोप्लेन तक सब में व्हील्स लगे हुए हैं। और एग्रीकल्चर जैसे मैंने बताया कि हम ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले ये खोजा कि कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेशन। ओके, एंड डेवलप द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। इसके अलावा ग्रुप में रहना। नॉर्मली एनिमल्स में कुछ ही प्रजाति है जो ग्रुप में रहते हैं, उसमें से एक ह्यूमन बीइंग है एंड देयर आर हाइनास जो ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप का होता है कि वी गेट द स्ट्रेंथ। अगर आप साथ हो तो यू आर मोर पावरफुल देन द अदर पर्सन। Thus he developed the qualities of cooperation and brotherhood, and through steady progress he reached the most advanced stage of science and technology in 21st century। और जब ग्रुप में रहे तो कॉपरेशन तो नेचुरली आएगा, ब्रदरहुड आएगा, उसके प्रति आपको थोड़ा लगाव होगा। एंड थ्रू द स्टडी प्रोग्रेस, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए, एक दूसरे को हेल्प करते करते हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर गए। और आज 21st सेंचुरी में you can imagine we have reached such a place, in fact we are going to the next planets also। okay, in this context of geography a settlement means, अब settlement का मतलब क्या होता है? means a collective dwelling area of man which may be in any form like a village, city or metropolis। settlement is a collective dwelling यानी रहना, ह्यूमन बीइंग्स का कलेक्टिवली एक जगह पे रहना। एरिया ऑफ अ मैन विच मे बी इन एनी फॉर्म लाइक विलेज, वो कैसे भी हो सकते हैं, छोटे विलेज भी हो सकते हैं, एक बड़ी सिटी भी हो सकती है, या मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकती है, यानी जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, तो वहाँ पर बहुत ह्यूमन बीइंग, करोड़ों में ह्यूमन बीइंग है। तो एक छोटा विलेज भी है जहाँ पे 500,000 आदमी भी रहते हैं, और सिटी भी है जहाँ पे कुछ लाख लोग रहते हैं। ओके, एनी फॉर्म types of settlements। Now let us go to the types of settlements। On the basis of the types of houses
people build settlement are broadly classified as temporary settlements and permanent settlement. यानी कैसे जो घर बनाते हैं उसके बेसिस पे ये हम सेटलमेंट को दो कंडीशन में बांट सकते हैं. वन इज टेम्पररी सेटलमेंट, द अदर इज परमानेंट सेटलमेंट. ओके, इन द फिगर इन द दिस यहाँ पे क्या है, देयर इज इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर टेंट्स. टेंट इज अ टेम्पररी सेटलमेंट. इन टेम्पररी सेटलमेंट में क्या होता है, पीपल लिव एट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए, यानी शॉप के लिए या कुछ काम के लिए वो लोग वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं. लाइक इफ यू हैव सीन द हाईवे जो बनता है तो उसके पास में वो लोग कुछ झोपड़े बना के रहते हैं, वहीं पे रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं. तो ये है एक एग्जांपल ऑफ ए टेम्पररी सेटलमेंट, शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम. They move from one place to another in search of livelihood. फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे भी काम धंधे की तलाश में. They build कच्चा houses for shelter. इनको कहते हैं कच्चा houses. Maybe it may be of mud से भी बना सकते हैं, लकड़ी से भी बना सकते हैं. कुछ जो आयरन के शीट्स होते हैं उनको भी ऐसा खड़ा करके वो लोग टेम्परेरी हाउस बनाते हैं. They build kacha houses for shelter. Temporary settlement are common in forests, deserts, mountains. ये कहाँ पे है, forest, deserts और mountains पे temporary settlement दिख जाते हैं. Such settlement are also found during war or natural disaster. ऐसे settlement जो होते हैं, एक कभी natural disaster आ गई, लाइक earthquake आ गया, तो ये बिल्डिंगें गिर गई, तो हमें शिफ्ट कर देंगे, एक टेम्परेरी कॉलोनी बना देंगे टेंट की, और वहाँ पे हमें कुछ दिनों के लिए रहना है जब तक कि आपकी बिल्डिंगें वापस नहीं बन जाती है. तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर और वार के टाइम में भी जब वार होती है तो द मेन मोटिव ऑफ द अदर द एनिमी इज टू किल मैनी पीपल एंड डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर. तब भी हमें टेम्परेरी सेटलमेंट में जाना पड़ता है. People living in temporary settlement are generally involved. People living in temporary settlements are generally involved in shifting cultivation, hunting, gathering और cattle rearing. और ये जो temporary settlement में रहते हैं ये लोग कुछ ऑक्यूपेशन जैसे कल्टीवेशन होता है, खेती बाड़ी करते हैं थोड़ी बहुत और फिर आगे बढ़ जाते हैं. वहाँ पे जाके हंटिंग में टेम्परेरी सेटलमेंट यूज होता है, लाइक फॉरेस्ट में, वहाँ पे थोड़े दिन रहते हैं, आसपास शिकार करते हैं, एंड देन दे मूव फ्रॉम देयर गैदरिंग और कैटल रेयरिंग, जहाँ पे कैटल्स को रखा जाता है यानी चराने के लिए ले जाते हैं कोई ग्रास लैंड्स में, एंड जब तक वो वहाँ पे रहते हैं 2-4 महीने तब तक वो लोग वहाँ पे तंबू में रहते हैं. नोमैड्स एंड सम ट्राइब्स वेयर इन टेम्परेरी. इसके अलावा कुछ ट्राइब्स हैं जो घर नहीं बनाती, लाइक नोमैडिक्स. नोमैडिक्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. अगर इंडिया में देखें, देयर इज वन ट्राइब कॉल्ड गाडुलर लोहा, वो उनकी गाड़ी में ही चलते हैं हमेशा. अब कुछ टाइम से वो लोग परमानेंट आ रहे हैं, मगर अभी भी मेजर उनके गाड़ी पे ही दे मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे डोंट सेटल एनीवेयर. Then comes the permanent settlement. ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है ये है permanent settlement. Sometime over a period of time, temporary settlements take a form of permanent settlements. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सेटलमेंट है टेम्परेरी, हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये कभी टेम्परेरी हुई होगी और आज ये एक परमानेंट बिल्डिंग बन गई. Sometimes over a period of time, temporary settlements take the form of permanent settlements. In such settlements, people build permanent houses to live. Permanent houses यानी पक्का मकान. Permanent settlements have all the necessary facilities needed by the people who reside there. और यहाँ पे सब फैसिलिटीज होती है. यहाँ पे पानी होता है,
खाना पीना सब आसपास ही होता है और हो गए कईयों के खेत भी पीछे ही होंगे और कुछ लोग नौकरी करते हैं तो उनका जॉब का जो डेस्टिनेशन होगा वो भी पास में होगा। परमानेंट सेटलमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। अब परमानेंट सेटलमेंट भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट। फर्दर रूरल सेटलमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक कॉम्पैक्ट, स्कैटर्ड, लीनियर एंड रेडियल। अब ये ऐसे जो सेटलमेंट होते हैं ये कई बार होता है कि ये परमानेंट में भी चेंज हो जाते हैं। नाउ ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये दो टाइप के होते हैं, अर्बन एंड रूरल। एंड रूरल सेटलमेंट को फिर से वापस कॉम्पैक्ट, ये बहुत छोटे से गांव, स्कैटर्ड यानी एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड सेटलमेंट। लीनियर यानी जिससे रोड, मेन रोड हाईवे जा रहा है, हाईवे के जस्ट पास में दोनों साइड में वो लोग रहते हैं। एंड रेडियल और एक पर्टिकुलर बीच में कोई उनका जो जैसे गांव में होता है एक मंदिर है या कुछ है और उसके आसपास सब वहां पे रहने लग जाते हैं। टाइप ऑफ सेटलमेंट्स को अगर आप डिस्क्राइब करें तो टाइप ऑफ सेटलमेंट टेम्परेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट। उस परमानेंट सेटलमेंट में रूरल में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो रेडियल, लीनियर, स्कैटर्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये जैसे मैंने आगे समझाया आपको। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अर्बन सेटलमेंट। यू कैन सी द skyscrapers are there. Urban settlements are a complex structure of houses and roads. Such settlements are mostly inhabited by people who are involved in profession of secondary or tertiary sectors like industry, trade, transport, services. The population of urban may vary from few thousands to lakh and crore. अर्बन सेटलमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो हाउसेज होते हैं, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? यहाँ पे वो पीपल रहते हैं जो who are involved in professions of secondary. प्राइमरी तो आपका एग्रीकल्चर, ये तो नहीं है कि यहाँ पे इस जगह पे कोई एग्रीकल्चर करेगा, नहीं। सेकेंडरी यानी उसके बाद वाली जो प्रोसेस है। और टर्शियरी सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री हो आसपास या वहाँ पे काम करने वाले जो मैनेजर्स है वो यहाँ रहते हैं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज यानी होटल इंडस्ट्रीज यहाँ पर होगी क्योंकि ऑफिसेस का हेडक्वार्टर यहाँ होता है। अगर उनकी इंडस्ट्री हो सकता है पास में हो और हो सकता है कि ये में भी एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर्स। द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन में और यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है ये वेरी करती है कुछ हजार से लेके लाख करोड़ तक। बॉम्बे की जो पॉपुलेशन है इट इज मोर देन 1 करोड़। Urban settlements have acquired great importance. These settlements are preferred due to adequate. सभी लोग अर्बन सेटलमेंट, अर्बन जगह पे रहना चाहिए, कोई गांव में रहना चाहिए। क्यों? एजुकेट फैसिलिटीज लाइक मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन है। क्योंकि अर्बन जो इलाका होता है वहाँ पे आपके पास एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, आना जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाती है एंड वेरियस मार्केट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। इसलिए सभी प्रीफर करते हैं कि वो अर्बन प्लेस पे रहे। Thus they have become a center of business and commerce. Due to the attraction of employment and other facilities, the pressure on urban settlements is gradually increasing. As a result, daily life and personal health of people living in city metropolis are often adversely affected. Just hold on. और इतना प्रेशर हो गया अर्बन सेटलमेंट पे कि धीरे धीरे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर प्रेशर इतना बढ़ गया है क्योंकि सभी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो अर्बन प्लेस में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं तो सब वहाँ पे भागते हैं एंड एज ए रिजल्ट
डेली लाइफ ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल हेल्थ, और उसकी वजह से जो पर्सनल हेल्थ है और लाइफ है वो लोगों की एकदम चेंज हो गई। लिविंग इन मेट्रो आर ऑफन अफेक्टेड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और इसी वजह से उनकी हेल्थ वगैरह बहुत इफेक्ट कर रही है। नाउ लेट्स मूव टू द अर्बन रूरल सेटलमेंट। ये देखो जैसे गांव में आप देख रहे हैं कि आज हरियाली है, वहाँ पर कुछ ही घर है, नॉट लाइक अर्बन सेटलमेंट। ओके, नाउ रूरल सेटलमेंट्स आर आल्सो नोन एज कंट्री साइड। इनको हम ये भी कहते हैं विलेज, गांव का आदमी है, गांव का रहने वाला। कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी जो गांव वगैरह है उसको कहते हैं कंट्री साइड। दीज आर आल्सो एन कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ हाउस एंड रोड्स। Such settlements are inhabited by the people who are associated with agriculture. यहाँ पे क्यों लोग रहते हैं? जो कोई इंडस्ट्री वाला मैनेजर तो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अर्बन में इंटरेस्टेड रहता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, कैटल रेयरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, ये लोग रहते हैं। ये लोग हैं जिनका मेन ऑक्यूपेशन इज बेस्ड ऑन द लैंड। कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं, किसान जैसे पोल्ट्री बनाते, मटके बनाते, वो यहाँ रहते हैं। जो गाय बैल बकरी चराते हैं उनके लिए यहाँ फिशिंग, यानी जो फिशिंग करते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। एंड फॉरेस्ट, जिनका मेन काम फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, वो भी यहीं रहेंगे। एंड क्राफ्ट वर्क, जो लकड़ी का काम करते हैं वो भी यहाँ रहते हैं। The population of rural settlement is compared, और अर्बन से अगर कंपेयर करें यहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम होती है, नॉट और बहुत स्कैटर्ड होती है, नॉट दैट डेंस। इट में वेरी फ्रॉम few hundred to thousand। कुछ 500 लोगों का अगर विलेज भी हो सकता है तो कुछ 1000, 1200, 2000, 3000 का भी विलेज हो सकता है। इन रूरल सेटलमेंट ऑल द डिसीजन आर मेड बाय पंचायत। यहाँ पे जो डिसीजन लेता है वो पंचायत एंड लोकल गवर्निंग बॉडी, यहाँ पे पंचायत रूल करती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इन रूरल एरिया पीपल यूज लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा टू बिल्ड देयर हाउसेस। इन रूरल एरिया जो वहाँ तो क्या सीमेंट ईंट से मकान बनते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है? स्टोन, मड, clay or लकड़ी, straws to build their houses. Their houses are generally environment friendly, but we will find a great variation in houses of various rural settlement. In अब ये जो houses होते हैं ये environment friendly होते हैं, यानी आसपास के environment को damage करके नहीं बनाते ये कभी भी, तो इसीलिए ये environment friendly है। मगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के जो एनवायरनमेंट से हमें मिल जाता है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, वही चीज ये लोग यूज करते हैं। इन एरिया एंड रेनी एरिया हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ। जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहाँ पे रूफ स्लैंट होती है ऐसे, यानी अगर बारिश गिरेगी तो नीचे वो ऐसे अगर बना होगा तो वहाँ पे पानी जमा होने की शिकायत हो सकती है, तो ऐसे रूफ होने से पानी नीचे आ जाता है। दैट इज कॉल्ड स्लैंटिंग रूफ। In flood-prone area, houses are built on stilts. In the area of flood-plain, houses have thick mud wall and that. और जहाँ पे flood-prone है, जहाँ पे बाढ़ आती है, वो थोड़े हाइट पे बनाते हैं। और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जैसे राजस्थान का, ये एक एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो घर बनते हैं, उन जो बहुत ही ज़्यादा जैसे लाइक इफ यू गो फॉर जैसलमेर, बाड़मेर, दैट साइड, जहाँ पे डेजर्ट भी पास में, वहाँ पे जो मड होता है, मड से वॉल को पोता जाता है ताकि वो मकान ठंडे रहे। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक कॉम्पैक्ट, स्कैटर्ड, लीनियर, हेडेड। ये मैंने पहले भी आपको बताया अलग अलग टाइप के। अब देखते हैं क्या है। इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हाउसेस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। कॉम्पैक्ट में यानी एकदम पास में, कुछ ही जगह थोड़े से एरिया में 300-400 घर हैं। ओके, इन स्कैटर्ड सेटलमेंट हाउसेस आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। स्कैटर्ड
लीनियर सेटलमेंट जैसे कोई नदी जा रही है, कोई कैनाल जा रहा है, उसके आस-पास सब मकान बना के रहते हैं, या कोई रोड जा रहा है, रोड हाईवे के दोनों साइड। रेडियल सेटलमेंट्स डेवलप वेयर स्ट्रीट्स रेडिएट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट टू ऑल डायरेक्शन। रेडियल सेटलमेंट यानी अगर मान लो कि यहाँ पे पर्टिकुलर आपका जंक्शन, फिर वहाँ से सब तरफ रोड जा रहा है, तो इसके आसपास सब सेटल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल सेटलमेंट। ये है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड दिस इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट वन इज स्कैटर्ड सेटलमेंट, यानी एक घर यहाँ पे इसका रोड आ रहा है, फिर एक घर वहाँ, एक घर वहाँ, एक घर वहाँ, एंड दिस इज कॉम्पैक्ट, सब इस पर्टिकुलर एरिया में ही रह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। दिस इज लीनियर सेटलमेंट, यानी ये गांव ये हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू, और सब ने अपना मकान इसके आसपास बना दिया। एंड दिस इज रेडियल, ये सर्कल में रह रहे हैं बिकॉज ये तो सड़क है, ये एक सड़क है, ये मेन पॉइंट हो गया, एंड यहाँ पे आसपास सब लोग रह रहे। ओके, these are the settlement that you will be going to study. Okay, in the next video we are going to see the transportation and communication. Thank you very much. If you have any doubt, you can call me up. Thanks. Have a nice day.